वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा रहेगी। तो जब कोई एडिशन ऑफ ऑफेंस हो जाता है, चाहे वो एडिशन ऑफ ऑफेंस ऐड किया गया, जो ऑफेंसेस ऐड किए गए वो हायर साइड है, उनकी पनिशमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू जिसके निस्बत पहले एफआईआर थी, मैटर इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड और मैटर इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। तो कोई भी रीजन है कि जी एडिशन ट्रायल कोर्ट ने ऑफेंस अपने लेवल पे किया, जहां इन्वेस्टिगेशन के दौरान जे ऑफेंस का एडिशन हुआ, तो इन शॉर्ट में एग्जांपल दे देता हूं आपको कि जब एफआईआर लगी तो उस वक्त ऑफेंस जो था वो अटेम्प्ट टू मर्डर था। तो उसके बाद जो विक्टिम था, जो इंजर्ड था, उसकी डेथ हो गई। तो ऑब्वियसली तो अटेम्प्ट टू मर्डर जो अर्लियर ऑफेंस था उसको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? 302 जो पहले था, जो इंडियन पिनल कोड में था। इन शॉर्ट कि ऑफेंस ऑफ मर्डर में आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, चाहे आपकी इनिशियल जो है जो एफआईआर है वो 307 में है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर की है। तो हम आगे आ जाएंगे। मैं पिछला ही जो इंडियन पिनल कोड की सेक्शन रेफर की, जो 302 मर्डर रिलेटेड और जो 307 जे है अटेम्प्ट टू मर्डर, बट यू विल फाइंड कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जे इन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं। बात क्या है कि एडिशन ऑफ ऑफेंस हो गया, किसी भी स्टेज पे हो गया, तो उसमें और पर्टिकुलर हम अगर इसको करें, कन्फाइन करें, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो गया, जब एफआईआर, जैसे मैंने कहा एफआईआर लगी, तो उस दौरान एक तो अक्यूज बेल पे हैं, तो ऑफेंस जो है समहाउ कोर्ट ने ग्रांट की है बेल। तो अगर हायर साइड पे ऑफेंस होता है और उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, करना चाहती है, अभी हम अटेम्प्ट टू मर्डर की दे देंगे एग्जाम्पल, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया मर्डर में, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में बेल को कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ने बेल दी। इन्वेस्टिगेशन स्टेज ही हम रख लेते हैं, दी है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स ये मैटर जो कन्वर्ट हो जाता है फिर जो मर्डर में, तो उसकी डेथ हो जाती है, जो इंजर्ड था, विक्टिम था, तो उस केस में जो एडिशन हुआ, अब क्वेश्चन राइज करता है कि क्या पुलिस अपने लेवल पे जब ये मर्डर का ऑफेंस में कन्वर्ट हुआ, अर्लियर अटेम्प्ट टू मर्डर, क्या अपने लेवल पे, अपने विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द जिसने बेल दी है, उससे बिना पूछे, बिना अप्लाई किए, बिना उसको इंफॉर्मेशन दी हुए, तो दो बातें कहूं, इंफॉर्मेशन एज वेल एज परमिशन, दो चीजें, क्या उसको अरेस्ट कर सकते हैं? तो एक है जो इन्फॉर्म करके कि जनाब हमने ये जो ऑफेंस है ये कन्वर्ट किया है, जो हीनियस नेचर का है, इसकी जो बेल हुई है वो स्मॉलर ऑफेंस है, लाइटर ऑफेंस है, और ये जो इसमें हमने अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो अपने लेवल पे कोई अरेस्ट नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये रिसेंट है 10th of February 2026। इसमें यही पॉइंट रेज किया गया है कि क्या पुलिस जब कोई एक्यूज्ड बेल पे है, जुरिस्डिक्शनल जो भी मैजिस्ट्रेट है, जज है, कोर्ट है, उसने बेल ग्रांट की है, तो फिर एडिशनल ऑफेंस होता है हायर ग्रेविटी का, उसमें पुलिस अगर अरेस्ट करना चाहती है तो अपने लेवल पे कर सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर इन शॉर्ट है जो इस जजमेंट में आया, नो,
प्रोप्राइटी डिमांड्स डिसिप्लिन है, जुडिशियल डिसिप्लिन है। जो अपना जो जो लीगल एक सिस्टम है हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, कि अगर कोई ऐसा होता है तो इसमें क्या है, तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ही कैन अप्लाई टू द पर्टिकुलर कोर्ट और कह सकते हैं सर जो ऑफेंस है इस हीनियस नेचर है और जो बेल हुई है वो कम ग्रेविटी थी उस ऑफेंस की, तो कोर्ट अकॉर्डिंगली जो भी जे फैसला देगा, ऑर्डर देगा, तो वो जो भी जिसने बेल ग्रांट किया। जे इस क्वेश्चन का जे आंसर था। और अपने लेवल पे पुलिस अक्यूज को अरेस्ट ही कर सकती, चाहे ग्रेविटी ऑफेंस की चेंज हो चुकी है। तो जे मैं के सामने मैंने जुबानी बात की है, थोड़ा मैं इस जजमेंट को पढ़ूंगा। जो जे सुमित कुमार वर्चुअली जे बेल सी करने के लिए आया था, पढ़ते हैं इसमें क्या है। कोर्ट्स परमिशन needed to arrest accused for offense added after grant of bail। जे एक सेटल्ड प्रीपोजिशन लागू, जो जूरिस्प्रूडेंस की जो है, जो हमारे जुडिशियल जो प्रेसिडेंट्स हैं, जिस सुप्रीम कोर्ट ने जे जजमेंट जे 12 फरवरी 2025 6 को ये अपलोड हुई है अभी रिसेंटली। तो इसमें क्या है, इसमें मैं थोड़ा पढ़ूंगा ताकि दर्शक मेरे जो हैं, इन significant ruling the Supreme Court has held that an accused who is already on bail cannot be automatically rearrested। तो मैं ये दर्शकों को कहूंगा कि ये मैं स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले कर रहा हूं, ये जो की पॉइंट्स हैं ये सारे इसको पढ़ भी सकते हैं और ये रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा और इसको आप इसको देख भी सकते हो, भी कर सकते हो, जो इसमें की पॉइंट्स इस जजमेंट में है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऐसी merely because a new cognizable and non-bailable offense has been added in the charge sheet। तो वर्चुअली क्या था, मैं तो और आगे जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे था, जहां इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद चार्ज शीट में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ऑफ हायर ग्रेविटी इस केस में सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऐड किया गया। तो फिर बात आई कि क्या वो अरेस्ट किया जा सकता है, किसको, अक्यूज को, जो आगे ही बेल पे है, चाहे वो लाइटर जो ग्रेविटी के हैं। तो कोर्ट क्लैरिफाइड दैट एजेंसी मस्ट फर्स्ट ऑब्टेन एन एप्रोप्रिएट, एजेंसी मीन हियर पुलिस एजेंसी, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट दैट ग्रांटेड बिफोर बेल बिफोर प्रोसीडिंग विद द अरेस्ट in respect of newly added offense। इन शॉर्ट कि वो परमिशन जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की है उस कोर्ट से लेनी होगी फॉर अरेस्टिंग द अक्यूज। तो एक इसमें जब ये एक्सरसाइज होगी, देखिए एक तो बेल पे है, अक्यूज को पता है कि मैं बेल पे हूं, तो एडिशन इन एब्सेंस होगा, इन्वेस्टिगेशन पूछ के तो करेगा नहीं अक्यूज को, तो और जे एक उसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसको पता भी नहीं चलेगा कि एडिशन हुआ है और उसको स्पॉन्टेनियस अरेस्ट भी किया जाता है। तो अगर कोर्ट से परमिशन लेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऑब्वियसली अक्यूज को नोटिस जाएगा, उसको सुना जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कोई भी कोर्ट है अडॉप्ट करती है, तो फिर इन द मेन बाय वो अपनी बेल की रेमेडी अवेल कर सकता है, चाहे बेल डिस्क्रिशन है वो। इसलिए इस प्रोविजन को साथ साथ जे रखा गया कि भाई इन द मीन बाय तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि कोर्ट ने बेल उसको दी वही कोर्ट नोटिस देगा कि भाई ऐसे ऐसे ये ऑफेंस ऐड हुआ है, तो आपकी बेल क्यों कैंसिल ना की जाए, वर्चुअली कैंसिल होनी है, और उसको परमिशन देनी है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि आप अरेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑफेंस अब हायर ग्रेविटी का हो सकता है, हो गया है। तो जे तो उस इन द मीन बाय वो एक अपनी प्ली रेज कर सकता है बेल, किसमें, जो हायर साइड पे ऑफेंस ऐड हुआ है,
ऐसा इसलिए ये किया गया है। तो देखिए, इन केस ये रिपीटिशन ही आप कह सकते हो, लेकिन मैं फिर भी दर्शकों के लिए पढ़ूंगा इसको। इन केस वेयर एन अक्यूज्ड हैज ऑलरेडी बीन granted with the investigating authority on in addition of an offense or offenses may not proceed to arrest the accused immediately, ऐसा नहीं है, but for arresting the accused on such additional जो offense है or offenses, it needs to obtain an order to arrest the accused from the court which has granted the bail, जिसने पहले उसको बेल दी है उससे वो तो जे ऑब्जर्वेशन दी है। तो इस केस में बेंच किसका था? कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस जेबी जे बर्दीवाला और उनके साथ थे जस्टिस केवी विश्वनाथ। तो इसमें जो जजमेंट रेफर की गई, जो रिलाई अपॉन की डिवीजन बेंच ने, वो थी प्रदीप राम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड प्रहलाद सिंह भट्टी वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली कोर्ट में। तो इसमें क्या समराइज हुआ था? जो मेन क्रक्स है, प्रिंसिपल, द अक्यूज कैन सरेंडर। देखिए क्या इन्होंने कहा था कि जहां अक्यूज को पता चल जाता है कि मेरे खिलाफ एडिशन हुआ है, जो मैंने पहले बात की, जो मैंने वर्बली की, कि उसको जब पता चला एडिशन ऑफ ऑफेंस हो चुका है ऑब्वियसली, तो उसको अपनी अरेस्ट रोकने के लिए तो ही हैज टू अप्लाई, उसको कोर्ट को अप्रोच करना है। तो इन ड्यू कोर्स, और जो एडिशन ऑफेंस हुआ एडिशनल, उसमें बेल सीक करनी है। तो उसका क्या है? द अक्यूज्ड कैन सरेंडर एंड अप्लाई फॉर बेल फॉर न्यूली एडेड कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। जो जजमेंट ऊपर रेफर की गई है, तो उसमें जे समराइज किया है, प्रिंसिपल समराइज किया है, इन इवेंट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ बेल द अक्यूज्ड कैन सर्टेनली बी अरेस्टेड। तो एक बेल का वो ऑप्शन ले सकता है, लेकिन कब? सरेंडर करके। जैसे भी ये तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि उसको कैसे बेल देनी है, नहीं देनी है, रिफ्यूज करनी है। ये एंड से हुए तो कोर्ट इन एक्सरसाइज पावर अंडर सेक्शन 4375 और 4392 CRP respectively can direct for taking into custody the accused who has already been granted bail after cancellation of bail। तो बेल तो ग्रांट की है, तो उसको कैंसिल करने के लिए, तो कैंसिल करेंगे तभी उसको कहेंगे कि सरेंडर करो पुलिस के पास, और पुलिस को परमिशन देंगे अरेस्ट करने के लिए। तो ये जो दो प्रोविजंस हैं, 437 सबसेक्शन 5 और जो 439 सबसेक्शन 2 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जे इन्वोक किए जा सकते हैं। तो ये मैटर पुराना है, इसलिए हम जहां पे रेफरेंस आया जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, अब जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस यू विल फाइंड इन BNSS, जो सिमिलर सिचुएटेड है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो बेंच मेड दिस ऑब्जर्वेशन, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बेंच ने ये ऑब्जर्वेशन कहां दी? while hearing a criminal appeal in a Dowry death case against Allahabad High Court's order granting a limited benefit of an anticipatory bail। एक और क्वेश्चन इसमें इसी जजमेंट में आया है, क्या एंटिसिपेटरी बेल का टाइम फ्रेम फिक्स कर सकते हैं कि भाई ये तब तक होगी जब तक चार्जशीट पेश ना? ये भी एक लॉ पॉइंट इसमें डिसाइड हुआ है इस जजमेंट में। Granting a limited benefit of an anticipatory bail to the appellant, brother-in-law of the deceased victim, the higher court ordered that anticipatory bail order would be in operation till filing of the charge। ये एक पहले जो बेल ग्रांट की थी, कब तक उसका ऑपरेटिव थी? जब तक चलान चार्जशीट पेश ना हुई। और चार्जशीट में क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑफेंस हुआ। तो बेल ऑब्वियसली अक्यूज को बेल के लिए जाना है, जो ऑफेंस एडिशन हुआ। तो पहले बेल भी लिमिटेड थी, वो अप टू चार्जशीट तक थी। तो चार्जशीट होने के बाद
तो बेल भी और उनका ये एग्रीड बाय द हाई कोर्ट्स डिनायल ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एंटिसिपेटरी बेल जो पहले थी जिसपे टाइमलाइन फिक्स की गई थी चार्जशीट तक, तो उससे एग्रीड हो गए कि भाई इससे आगे तो फिर क्या, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जो एपिलॉन है वो गए, क्योंकि उनको तो चार्जशीट के बाद एडिशनल ऑफेंस भी है, डोरी डेथ का मामला है, एपेलेंट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें उन्होंने एक पुरानी एक जजमेंट टाइम फ्रेम वाली जो मैं दो मुद्दे हो गए, एक तो अरेस्ट करना है, एडिशनल ऑफेंस आया है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको परमिशन सीख करनी है उस कोर्ट से जिसने पहले बेल ग्रांट की है। तो दूसरा मामला आया कि क्या जो एंटिसिपेटरी बेल का टाइम फ्रेम टाइम लाइन फिक्स की जा सकती है, जैसे इस केस में की थी अप टू फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तो आगे फिर इन्होंने एक रिलाई किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अर्लियर जजमेंट पे, तो वो क्या थी, 5 जज की बेंच की जजमेंट थी, वो सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। The court set aside the High Court's ruling, noting that once anticipatory bail is granted, it ordinarily continues. ये कंटिन्यू रहेगी, ये थोड़ा लिमिटेड पर्पस के चार्जशीट तक है, वो मेरिट पे हुई है और फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ विदाउट फिक्स्ड एक्सपायरी, कोई उसमें आप नहीं कह सकते टाइम फ्रेम लग सकते, एंड फाइलिंग ऑफ चार्जशीट टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस और इशुएंस ऑफ समन डज नॉट टर्मिनेट द प्रोटेक्शन unless special reasons are accorded। तो ये एक बात हुई कि भाई ये चार्जशीट तक कन्फाइन नहीं है, ये कंटिन्यू करेगी आगे जब तक ट्रायल चलेगा। रिजल्टेंटली तो फिर क्या हुआ, दोनों ये लॉ पॉइंट्स ये मैंने जो रेज किए आज मैंने अपने फेसबुक पे और भी किए आंसर्स के जो पॉइंट था टाइम फ्रेम पर ग्रांट ऑफ बेल, तो ये उनका मैं आंसर दे रहा हूं। मैंने लिखा था पॉइंटेड क्वेश्चन नहीं है ये कि पॉइंटेड ही आंसर दे, थोड़ा एलेबोरेट भी करना चाहिए ये क्या हुआ है, तो और रेलेवेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसको भी अप्रिशिएट करना था, इसलिए मैंने ये एपिसोड किया है आंसर देने के लिए। ये जो पॉइंट रेज हुए हैं इसमें और बड़ी इंपॉर्टेंट जो अक्सर तो रिजल्टेंटली द कोर्ट ग्रांटेड द बेनिफिट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल टू द एपेलॉन, हाउएवर इट आल्सो address the specifics where an accused is granted bail during the course of investigation, but at the stage of filing the charge sheet, additional cognizable and non-cognizable offences are incorporated. जैसे मैंने कहा इस केस में हुआ सुमित, तो bench examined that legal position would be in such circumstances and whether the investigating agency could directly arrest the accused solely based on newly added offense। तो ये एक क्वेश्चन है और ये डिस्कस हुआ, ये समझो प्रेसिडेंट ये जुडिशियल प्रेसिडेंट सेटल हो गया फॉर एवर। It was in this context that court made the aforesaid observation, clarifying that investigating agency cannot automatically arrest the accused merely because new offences have been added. It must obtain an order from the court that granted bail। तो जे केस है सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, और ये साइटेशन रियल रीसेंट जजमेंट है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक तो जो टाइम फ्रेम फिक्स किया था एंटिसिपेटरी बेल देते हुए, और बाद में जब एडिशनल ऑफेंस हुआ तो ये क्वेश्चन आया कि क्या जो पुलिस है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो भी अथॉरिटी है क्या अपने तौर पे अक्यूज को अरेस्ट कर सकती है। तो एक दोनों का आंसर आया, उन्होंने कहा टाइम फ्रेम कोई नहीं होता, फाइनली जब एंटिसिपेटरी बेल दी तो इसको शुड नॉट बी कन्फाइंड टू द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। और दूसरी बात आई कि कोई एडिशनल ऑफेंस हो चाहे हायर ग्रेविटी का है, एक बार बेल हो गई तो अगर दोबारा अरेस्ट करना है जो भी हायर ऑफेंसेस हैं, तो जो भी पुलिस एजेंसी है उसको कंसर्न कोर्ट जुरिस्डिक्शनल कोर्ट जिसने बेल दी है उसको अप्रोच करना पड़ेगा। जे दो और उसकी बेल कैंसिल होगी
और बेल रिफ्यूजल होगी तो फिर परमिशन ग्रांट होगी, भी कोर्ट देगा, उसके बाद पुलिस कंसर्न उसको अरेस्ट कर सकती है। तो ये दो लॉ पॉइंट्स इस जजमेंट्स में निकले। एक तो टाइम फ्रेम, जनरली जब फाइनली डिस्पोज किया जा रहा है किसी बेल एप्लीकेशन को, इस केस में एंटिसिपेटेड था, तो टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए। और दूसरा था कि अगर किसी अक्यूज्ड को के खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें एडिशन ऑफ ऑफेंस है, वो हायर ग्रेविटी का है, और जो पहले लेकिन वो बेल पे है अक्यूज्ड, तो अगर उसको हायर ग्रेविटी के ऑफेंस में अरेस्ट करना है तो परमिशन लेने पड़ेगी किससे, जो भी कंसर्न कोर्ट है जिसने वो बेल ग्रांट किया है। ऐसा क्यों है, और क्यों एक प्रिंसिपल भी ले डाउन किए गए हैं। तो इन द मीन वाइल अक्यूज भी सरेंडर करके बेल अपनी ग्रांट करवा सकता है। और तो अगर बेल ग्रांट हो गई जो पहले उसके फेवर में थी, तो जो एडिशन ऑफेंस के रिलेटेड तो मैटर एंड्स। अगर रिफ्यूजल होता है तो जो परमिशन मिलेगी ऑब्वियसली किसको, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है फॉर टू अरेस्ट, और आगे जो भी कार्रवाई है। तो ये मेरे नोटिस में आया, ये जजमेंट आई, और ये लॉ पॉइंट्स इसमें जो अवाल्व हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी जो रिसेंट है, ये अभी हमारे जम्मू एंड कश्मीर और बाकी भी जो भी कंसर्न स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जुडिशरी के रिलेटेड एग्जाम हो रहे हैं, तो इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये लॉ पॉइंट्स हैं। तो इसलिए ये एपिसोड मैंने जरूरी समझा जी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो लॉ पॉइंट्स में आए हैं। तो मुझे लगता है काफी आज के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।